आदर अभिनंदन और स्वागत है आपका प्ले विद क्वेश्चंस में। आज से हम यांत्रिक गति के कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है कि विराम और गति से आप क्या समझते हैं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले आप सुन लो। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो तो वो होगा गति की अवस्था, और जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन न हो तो वो होगा विराम की अवस्था। जैसे समय बढ़ता जाए और वस्तु की स्थिति भी बदलती जाए, परिवर्तित होती जाए, तो उसे हम कहेंगे गति की अवस्था में। और समय बढ़ता भी जाए और वस्तु की स्थिति ज्यों की त्यों रहे, जहां है वहीं रहे, तो उसे हम कहेंगे विराम की अवस्था। इसे ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये है, मान लेते हैं कि ये समय है और ये विस्थापन है। यहां पे वस्तु की स्थिति है। अब वस्तु की स्थिति मान लेते हैं 5 बजे यहां थी, 6 बजे यहां थी, 7 बजे यहां थी और 9 बजे यहां थी। यानी कि 5, 6, 7, 9 बज गया और वस्तु की स्थिति वहीं की वहीं है, तो इसी को हम कहते हैं विराम की अवस्था। समय तो बढ़ रहा है, वस्तु जहां की है, जहां है वहीं की वहीं है, तो हो जाएगा विराम की अवस्था। और गति की अवस्था में समझते हैं, ये समय है, ये विस्थापन है। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो, यानी कि यहाँ पे ये समय बढ़ रहा है, ये वाला समय यहाँ पे बढ़ रहा है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 9, 9 से 10, ऐसे बढ़ता जा रहा है। और वस्तु की स्थिति भी 1 मीटर से 2 मीटर, 2 मीटर से 3 मीटर ऐसे बढ़ती जा रही है, तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, गति की अवस्था। यानी कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो तो उसे हम कहेंगे गति की अवस्था। और जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन न हो तो उसे हम कहेंगे विराम की अवस्था। आशा करता हूं ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरा है कि गति के प्रकार के अंतर्गत कितने गति को आपको पढ़ना है। इसमें से पूछ देगा आपसे कि चलती हुई कार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आएगा, या पृथ्वी की गति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आएगा, या पूछेगा कि अनियमित गति के अंतर्गत कौन सा उदाहरण है। तो इस तरीके से हमें इस कंसेप्ट को समझना है। पहला है कि रेखीय गति किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु की गति एक सरल रेखा में हो, ऋजु रेखीय पथ पर हो, या एक साधारण पथ या सीधे रेखा में हो, तो उसी को हम कहेंगे रेखीय गति। जैसे चलती हुई कार की गति, पेड़ से गिरता हुआ फल, किसके अंतर्गत, रेखीय गति के अंतर्गत। अनियमित गति में आते हैं तो जब किसी वस्तु की गति एक टेढ़े मेढ़े पथ पर हो या वक्राकार पथ पर हो, तो उसी को हम कहेंगे अनियमित गति। जैसे फूलों पर मंडराती हुई तितलियों की गति। कंपन गति किसे कहेंगे, तो जब किसी वस्तु की स्थिति में एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, फिर से सुनते हैं, कंपन गति जब किसी वस्तु की स्थिति में या जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे तो उसे हम कहेंगे कंपन गति। जैसे इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं एक निश्चित बिंदु है और निश्चित बिंदु के दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे जब कोई वस्तु गति करे तो उसी को हम क्या कहेंगे, कंपन गति। कंपन गति के अंतर्गत एग्जाम्पल क्या होगा, सरल लोलक की गति और झूले की गति आदि। कंपन गति समझ में आया। फिर से एक बार बता रहा हूं, जब किसी वस्तु की गति एक निश्चित बिंदु के इधर उधर हो, यानी कि ऊपर या नीचे हो, दाएं या बाएं हो, तो उसी को हम कहेंगे कंपन गति। फिर आते हैं वृत्तीय गति में। जब किसी वस्तु की स्थिति एक वृत्त की परिधि पर नियत वेग से गति करे या अनियमित वेग से भी गति करे तो उसको हम कहेंगे वृत्तीय गति। बस वो वृत्त का परिधि होना चाहिए जो एक निश्चित बिंदु से सदैव एक नियत दूरी पर हो। निश्चित बिंदु मतलब जैसे वृत्त क्या होता है, वृत्त के जो होगा परिधि होगा सदैव अपने सेंटर से एक नियत बिंदु पे नियत दूरी पर होगा। जैसे कोई गाय है, एक खूंटे में बंधी है और वो ऐसे चक्कर लगाए तो किसके अंतर्गत आएगा, वृत्तीय गति के अंतर्गत आएगा। तो वृत्त की परिधि पर जब कोई गति होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। जैसे में एग्जाम्पल आएगा लट्टू की गति या पृथ्वी की गति। अब आते हैं एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो जब ये वृत्तीय गति के अंदर ही समाहित है,
जब किसी वस्तु की गति किसी वृत्त की परिधि पर हो और वो एक समान चाल से हो, एक समान रूप में हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति। जैसे में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये किसके अंतर्गत, एक समान वृत्तीय गति के अंतर्गत। एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे हर एक वृत्तीय गति, हर एक समान गति जो होगी, एक समान वृत्तीय गति होगी, लेकिन हर एक वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति नहीं होगी, क्योंकि ये वाला जितना भी होगा वो वृत्तीय गति में समाहित होगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे पहला आया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक उसी तरीके से पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन करना, 8 ग्रह का सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करना या 8 ग्रह का अपने अक्ष पे घूर्णन करना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, एक समान वृत्तीय गति के अंतर्गत आएगा। अब आते हैं हम दूसरे कंसेप्ट पे, ये है दूरी, विस्थापन, चाल, वेग किसे कहते हैं। तो इसको हम मापन एवं मात्रक में पढ़ चुके हैं, फिर भी इसमें कुछ जानकारी को ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखना। दूरी किसे कहते हैं, मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब किसी वस्तु ए से बी तक जाए, बी से सी तक जाए, सी से डी तक जाए, मतलब जितना लंबाई तय करे तो संपूर्ण लंबाई के योग को हम दूरी कहेंगे। और अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम विस्थापन करते थे। जैसे मैंने बताया था, कोई भी पिंड हम उठाए और जमीन से उठाए और यहाँ तक ले आए और यहाँ से वहां तक की दूरी मान लेते हैं 10 मीटर है या 5 मीटर है, तो फिर हम वहां से लेके आए यहाँ तक तो 5 मीटर ये, और फिर वहीं छोड़ दिए तो 5 मीटर होंगे, ये हो जाएगा 10 मीटर। लेकिन यदि हम विस्थापन कहें तो विस्थापन इसका हो जाएगा 0। तो दूरी क्या होता है, संपूर्ण लंबाई को हम दूरी कहेंगे। विस्थापन क्या होगा, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम विस्थापन कहेंगे। इसमें आपको याद क्या रखना है, दूरी कैसी राशि, अदिश राशि। दूरी का बीमा क्या होगा, एल होगा। दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। और दूरी में आपको ये बात याद रखना है कि दूरी सदैव और सदैव धनात्मक होती है, इस बात को आपको एकदम याद रखना है। फिर आते हैं विस्थापन में। विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। पूरे भौतिक विज्ञान में केवल और केवल हमें भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना है। तो विस्थापन कैसी राशि, सदिश राशि। इसका भी बीमा सेम का सेम यही होगा और इसका मात्रक मीटर ही होगा। और ये कैसे, ये क्या होगा, तो विस्थापन याद रखेंगे, धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। आगे आते हैं चाल और वेग में। चाल किसे कहते हैं, तो जब किसी वस्तु की एकांक समय में चली गई दूरी हो तो उसी को हम चाल कहते हैं। यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग किसे कहेंगे, एकांक समय में चली गई निश्चित दूरी को। ध्यान देना, हम यहाँ दूरी नहीं कह रहे, निश्चित दूरी कह रहे हैं। तो एकांक समय में चली गई निश्चित दूरी को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। और वो निश्चित दूरी वास्तव में क्या होगा, तो विस्थापन होगा। ठीक है, तो इसमें देखो आपको क्या याद रखना है, चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। चाल का बीमा क्या होगा, LT के पावर -1। और चाल का मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। चाल क्या होगा, तो चाल धनात्मक और शून्य तो हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है, इतना आप ध्यान रखना कि चाल धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं वेग में। आपको क्या याद रखना है, वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक सेम का सेम यही होगा, LT के पावर -1, सॉरी बीमा LT के पावर -1, मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसमें याद रखना है कि वेग जो होगा धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं, इसमें एक और बात आप नोट करके याद रखना कि चाल और वेग का अनुपात, चाल और वेग का अनुपात सदैव 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, ये भी पूछता रहता है।
ऑप्शन में वेग बटा चाल दे देगा, चाल और वेग को 1 से छोटा कर देगा, या इनमें से कोई नहीं, किसी भी तरीके से दे सकता है। तो आप याद रखेंगे चाल और वेग का अनुपात 1 से या तो बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, सापेक्ष वेग किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु में जैसे दो वस्तु हो और दोनों वस्तु भिन्न भिन्न चाल से एक ही समय में गतिमान हो तो एक दूसरे के सापेक्ष वे सापेक्ष वेग कहलाएगी। ऐसे समझो, यहां पे समझो, मान लेते हैं कि ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। ये चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और ये चल रही है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तब यहां हम कहेंगे कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष वेग में गतिशील है, यानी कि पहली वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु के सापेक्ष में गति कर रही है। और निरपेक्ष वेग किसे कहते हैं? तो मान लेते हैं कि एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, इसमें ये तो चल रही है और ये वस्तु स्थिर है, तो इसमें कहेंगे कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु के सापेक्ष निरपेक्ष वेग में है, या दूसरी वस्तु पहली वस्तु के साथ साथ निरपेक्ष है, ऐसे कह सकते हैं। तो सापेक्ष वेग में क्या याद रखना है कि दोनों भिन्न भिन्न चाल से चलेंगे, एक दूसरे के सापेक्ष वेग के अंतर्गत आएंगे। और इसमें क्या याद रखना है आपको कि एक चलेगी एक नहीं चलेगी, तो जो नहीं चलेगी उसी के वेग को हम क्या कहेंगे? निरपेक्ष वेग कहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं समय विस्थापन ग्राफ की चर्चा करते हैं। समय विस्थापन ग्राफ की चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है उसे शेयर करो, अपने मित्रों में शेयर करो, चाचा ताऊ या पिताजी को शेयर न करो क्योंकि उनको तो जरूरत है नहीं इसकी, उनके लायक जो वीडियो बनेगी उसकी बात किया जाएगा। बहरहाल इसको जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हो शेयर करो, लोगों से जुड़ो, ताकि ये श्रृंखला हमारी चलती रहे हमेशा हमेशा के लिए। और बीच में कोई कमेंट भी किया था कि सर पॉलिटेक्निक का सिलेबस बता देना, विश्वजीत था, तो सिलेबस के लिए मैं एक प्ले विथ क्वेश्चन शॉर्ट्स करके एक चैनल बनाया हूं, उस पे हर एक एग्जाम का सिलेबस मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका 1 मिनट के अंदर ही हर एक एग्जाम का सिलेबस आपको पता चल जाए और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें अपना फोकस दे सको। तो उसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। जैसे है ना कि यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट भी है और बहुत मतलब समय पकाऊ कंटेंट भी है। जैसे मैं कोई कहेगा कि ये 25 क्वेश्चंस आपकी जिंदगी को पार कर देगा, आपके एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सिलेबस बताने आएंगे और मतलब 1 मिनट का सिलेबस 15 मिनट में बताएंगे। तो इसी को कम करने के लिए हमने क्या किया है कि प्ले विथ क्वेश्चन शॉर्ट्स करके एक चैनल बनाया है और उस पर ज्यादा से ज्यादा हम सिलेबस जो भी एग्जाम्स हो सकते हैं उनका अपलोड करते जाएंगे। आप उसी पे देख लेना, उसी पे पॉलिटेक्निक का भी सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगा। बहरहाल आते हैं इसके समय विस्थापन ग्राफ क्या होता है। तो समय विस्थापन ग्राफ में ऐसे ग्राफ दे देगा आपसे और ग्राफ दे करके कहेगा कि आप बताइए कि इसमें से कौन सी स्थिति क्या दर्शा रही है। जैसे ये ग्राफ दे देगा और कहेगा कि ये ग्राफ किस स्थिति को दर्शा रहा है, समय विस्थापन की कौन सी स्थिति है। तो इस तरीके से आप 6 स्थिति होता है, 6 स्थिति के बारे में पूरी तरीके से कंसेप्ट को समझ लीजिए। जैसे ये समय हो गया, ये विस्थापन हो गया, इस तरीके का कोई भी स्थिति हो तो अभी हमने पढ़ा है कि ये वस्तु की स्थिति सेम की सेम वही है लेकिन समय बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्थिर वस्तु। ये वस्तु जो है स्थिर है। आपसे दे देगा कि स्थिर वस्तु है, घटता बढ़ता वस्तु है, घटते बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु है, या अनंत वेग से गतिमान वस्तु है, या नियत वेग से गतिमान वस्तु है, तो आपको याद रखेंगे कि ये कैसा वस्तु है? स्थिर वस्तु है। दूसरे में आते हैं, इसमें देख रहे हैं कि समय भी बदल रहा है और क्या बदल रहा है? विस्थापन भी बदल रहा है, तो इसको हम कहेंगे गतिशील वस्तु। गतिशील वस्तु फिर से है कि इसमें समय भी बदल रहा है, विस्थापन भी बदल रहा है, लेकिन इस तरीके का ग्राफ ये दर्शाता है कि निकट वेग से नियत वेग से वस्तु जो है वो निकट आ रही है। तो इसमें आपको याद रखना है कि नियत वेग से वस्तु कहाँ आ रही है? निकट आ रही है। नियत वेग से वस्तु निकट आ रही है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, इसमें देख रहे हैं कि ये समय बढ़ रहा है, ये विस्थापन बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु जो है बढ़ते वेग से गतिमान है। तो इस प्रकार का ग्राफ ये दर्शाता है कि वस्तु किस स्थिति में है? बढ़ते वेग से
गतिमान वस्तु, बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु। नेक्स्ट में आते हैं, इसमें क्या हो रहा है, कभी वस्तु की स्थिति आगे जा रही है, फिर पीछे आ रही है, फिर आगे, फिर पीछे, तो इसको हम कहेंगे घटते बढ़ते वेग से, घटते बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु, गतिमान वस्तु। नेक्स्ट में आते हैं, इसमें समय ये है और विस्थापन ये है। इस तरीके का ग्राफ कभी भी ये दर्शाता है कि वस्तु जो है अनंत वेग से गतिशील है, अनंत वेग से गतिमान वस्तु। और ऐसा याद रखेंगे कि संभव नहीं है, तो इसमें ब्रैकेट में ये भी लिख देंगे कि ये बात जो है असंभव है। तो इन 6 स्थिति के बारे में आप फिर से एक बार देखते हैं। ये वाली स्थिति वस्तु ज्योपित्व है, तो स्थिर वस्तु, इसमें वस्तु की स्थिति में बदलाव हो रहा है, गतिशील वस्तु, नियत वेग से निकटाती वस्तु, बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु, घटते बढ़ते वेग से गतिशील वस्तु और अनंत वेग से गतिमान वस्तु। तो आज हमने इतना पढ़ा। कल की वीडियो में फिर से अभियांत्रिक गति के कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर कर देना अपने दोस्तों में।